हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका वेल गुरु जी में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में लगभग राष्ट्रपति जी के बारे में ज़्यादातर बातें बता दी गई हैं, नॉर्मली जो पता होती हैं। आज मेन हमारा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। ये महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता, चूँकि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो इसमें करते नहीं हैं इस चुनाव में, इसलिए हमको नॉलेज भी नहीं होती कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन कितना वोट, कैसे क्या है, काउंटिंग कैसे होती है, कौन कौन वोट दे सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज लेके हम लोग आए हैं और अच्छे से बात करेंगे इस पर। केवल आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। जानते हैं किसी भी चुनाव के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक है वोटिंग, चुनाव कैसे होगा, चुनाव जो होगी, और दूसरा काउंटिंग, गणना, रिजल्ट कैसे आते हैं इसके। दोनों चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं और हम लोगों चूँकि पूरी खाका तैयार करके ले आए हैं, आज अच्छे से चर्चा होगी इस पर। थोड़ा सा समय लग सकता है, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अच्छे से और कम समय में बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग ही मेन है। वोटिंग होगी फिर काउंटिंग होगी तभी रिजल्ट आएंगे। अब इसमें राष्ट्रपति के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि उनका संदर्भ आर्टिकल 52 से पता चलता है कि राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52 से 73 तक अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में लगभग सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। 78 तक पढ़ेंगे तो वो 52 से आर्टिकल 78 तक कार्यपालिका है, लेकिन 73 तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति के बारे में निश्चित रूप से अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इसी में है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में चुनाव कैसे होंगे ये पता चलेगा। आर्टिकल 54 में कौन कौन वोट दे सकते हैं ये पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी में पता चलेगी। आप सुनते होंगे हमेशा से कि यह राष्ट्रपति का चुनाव, एक मिनट देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम हमेशा सुनते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है और गुप्त मतदान होता है, पता ही है। एक चीज़ आप और सुनते होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है इसके लिए। एक शब्द और सुनते होंगे आप, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल मतलब स्थानांतरणीय होता है, संक्रमणीय कहिए या स्थानांतरणीय कहिए। इसका अर्थ क्या है यह भी आज जानेंगे। आज हम लोग क्लास जब छोटे क्लास में रहेंगे तो सिर्फ इतना ही सुने होंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के ऊपर काम करता है ये, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये। तो वो सब सारी चीज़ें क्या हैं ये सब पता चलेंगी। और उसके बाद वोट देने के बाद कैसे पता चलता है, रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें। वोटिंग के लिए सबसे पहले है जैसे कि इनडायरेक्ट हम लोग क्यों कह रहे हैं, इनडायरेक्ट ये इलेक्शन क्यों है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब ये होता है कि जो हम लोग हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो गई है, उनका एक बना होगा निर्वाचन कार्ड। वो कार्ड आता है और नाम नहीं आते हैं, आप जाते हैं वोट देते हैं और आपके वोट की कीमत 1 वोट होती है। आप वोट देंगे, सीधे वोट देंगे जिसको देना होगा। ये प्रत्यक्ष है, आप जिसे देना चाह रहे हैं वो सीधे दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप जिन विधायकों या सांसदों को चुन के भेजे हैं वो फिर तय करेंगे कि राष्ट्रपति कौन होगा। तो इसलिए इस संदर्भ में ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। दूसरी चीज़ें कि इसमें जो हम सुनते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या है। ट्रांसफरेबल मतलब स्थानांतरणीय, आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संक्रमणीय ना समझ के एकल स्थानांतरणीय वोट समझें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों वो स्थानांतरण होता है, कैसे, अभी उस पर भी चर्चा हो रही है। आर्टिकल इसके बाद आप कुछ चर्चा करेंगे। एक मिनट पॉज करेंगे। सबसे मेन चीज, अब सिर्फ टॉपिक पे आते हैं, वोट कौन दे सकता है। मैंने बताया इनडायरेक्ट है, यानी कि हम लोग तो दे नहीं सकते हैं।
वोट कौन कौन देंगे? तो वोट के लिए, वोटिंग के लिए आपका क्या है, फिर से मैं क्लियर करूँ। पहले हैं सभी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं उन सभी के, जितने भी राज्य हम लोगों के हैं उन सभी के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सदस्य मतलब विधायक, वही आपके विधायक, वो वोट देंगे। यही चीज प्लस केंद्र शासित प्रदेश के जहाँ पे विधानमंडल है उनके निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो निर्वाचित होंगे वो वोट देंगे। राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग वोट देंगे। अब ये बात ही हुई कि इतने लोग वोट देंगे। विधान परिषद भी कई राज्यों में है, तो विधान परिषद के कोई नहीं देंगे, और जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं सदस्य वो भी वोट नहीं दे सकते हैं। इसमें जिनको जनता चुन के भेजती है वही लोग सिर्फ वोट देंगे, यानी कि निर्वाचित लोग। इतने लोग देंगे वोट। तो ये चीजें हुई कि इतने लोग वोट देंगे। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे कि हम अगर अपने सांसद को चुनने जाते हैं या विधायक को, तो हम वोट देने जाते हैं, हमारे वोट की वैल्यू 1 है। ऐसे ही पूरे देश के जितने भी लोग वोट देंगे उनकी वैल्यू 1 है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक विधायक या सांसद के वोट की वैल्यू अलग होती है। 2 सिद्धांत इसमें काम करते हैं। जैसे कि चूंकि यह देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करना है, तो हमें समानता बनाए रखनी होगी, सामंजस्य बनाए रखना होगा। इसका अर्थ समझिए, जैसे कि 29 राज्य हैं, कोई राज्य में ज़्यादा विधायक हैं और किसी राज्य में कम विधायक हैं, तो वह अंतर ज़्यादा ना हो पाए उनके वोटों का, इसलिए कुछ पद्धतियां अपनाई गई हैं जिससे वोट का डिफरेंस ज़्यादा ना हो पाए। उसके बाद अब जैसे 29 राज्य हैं और सेंटर भी हावी ना, केंद्र हमारे ऊपर हावी ना हो सके राज्यों के ऊपर, इसलिए उनमें भी समतुल्यता दर्शाई गई है कि वो भी समान है। उनके लिए पद्धति अपनाई गई है कि कैसे वोट की वैल्यू मतलब होगी, एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी, सांसद के वोट की वैल्यू क्या होगी, इस पर चर्चाएं होती हैं। तो जैसे पहले देखते हैं कि विधायकों के वोट की वैल्यू क्या होगी। विधायकों के यानी कि विधानसभा मेंबर के वोट की वैल्यू। तो एक विधायक, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुनिए, फिर आप समझ लेंगे। एक विधायक के वोट की वैल्यू ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जिस एक विधायक के मतलब किसी राज्य के एक विधायक के, हर राज्य के विधायक की वोट की वैल्यू अलग होगी। तो उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या अपान विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। बात समझिए, किसी भी एक राज्य के विधायक की हमको वैल्यू लेनी है, तो ये कैसे होगा? उस राज्य की जो जनसंख्या होगी उसको लेंगे और उसमें भाग देंगे किसका? विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखेंगे, उसी राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या से भाग देंगे। फिर जो आएगा उसमें सबका भाग देंगे 1000 से।
1000 नॉर्मली इसलिए भाग दिया जाता है, इसकी कोई आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन इसलिए है क्योंकि संख्या बड़ी ना हो, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी होती है तो लाखों में उत्तर आएगा, तो 1000 से भाग देने से संख्या छोटी हो जाएगी थोड़ी, इसलिए सिर्फ 1000 का यही तर्क अभी तक सामने आ रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू, उस यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होगी, यहाँ विधायक भी थोड़े ज़्यादा हैं, विधायक की संख्या और अपान 1000 होगी। लेकिन अभी मेघालय में है विधायक, मेघालय का या गोवा का विधायक है, वहाँ के विधायक की जनसंख्या कम है, विधायक भी कम है, तो इसलिए अनुपात लगभग बराबर तो नहीं हो पाता है, डिफरेंस तो आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है। फिर भी एक वोट की वैल्यू में डिफरेंस इतने आते हैं, कभी कभी 50 आ जाते हैं। जैसे हमारे एक वोट की वैल्यू कितनी है, एक वोट की वैल्यू एक ही है, इनके एक वोट की वैल्यू कहीं कहीं पे 160 है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 178 है, ऐसे ऐसे है। एक व्यक्ति इतने वोट लेके जा सकता है। ये विधायक की बात है, ये विधायक की बात है। और ये जनसंख्या के लिए रोचक बात बताऊं कि ये 1971 की जनसंख्या अभी तक ली जाती है। सरकार ने संशोधन किया था कि 2000 तक की जो जनसंख्या रहेगी, 2000 तक जब तक राष्ट्रपति बनेंगे तब तक ये जनसंख्या ली जाएगी, 1971 की। उसके बाद अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी ने वही कर दिया है, अब 2030 तक लगभग यही रहेगा कि 1971 में जो जनसंख्या थी सभी राज्यों की, उसी जनसंख्या के आधार पर यह कार्य होता है। यह थोड़ा सा जरूरी बात है, इसको समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जो वोट की वैल्यू है वो मेघालय के एक विधायक के वोट की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी, आपस में बराबर होगी, सभी राज्यों से बराबर नहीं होगी। इसके बाद सांसद बचे, सांसदों की वोट की वैल्यू का देख लें। सांसदों का अब देखते हैं क्या है। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू, तो एक सांसद के वोटों की वैल्यू क्या होगी, सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू का कुल योग। इतना बड़ा है, ज्यादा समझने की बात नहीं है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। और अपान निर्वाचित सभी सांसद, मतलब जिस सभा की हम बात कर रहे हैं वहां के निर्वाचित सभी सांसद की जो संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये एक सांसद के वोट की वैल्यू आएगी। अब इसका अर्थ क्या है कि सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू का कुल योग और बटा निर्वाचित सभी सांसद। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए इसमें वोटिंग बताएंगे, अगले वीडियो में काउंटिंग बताएंगे। उसके लिए माफ कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटे भर की वीडियो कोई इतनी जल्दी देखने वाला नहीं है। तो ये हुआ आपके सांसद के वोट की वैल्यू। अब इसमें कुछ चीज समझिए आप, अब इसको मैं तर्क से थोड़ा सा समझा दूं, बस इतनी ही बातें थी। इसमें आप देखिए, इसमें देखिए समझने वाली जो बात है, अब ये आपका ये वोटिंग से रिलेटेड है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक चीज जो आपने बताया कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, ये जनसंख्या 1971 की ली जाएगी। उसके पीछे ये तर्क था क्योंकि पहले यह कहा गया था जनसंख्या के आधार पे होगा, तो जब जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य चल रहे थे तो उसमें दक्षिणी भारत के जो हैं बाकी राज्य वो अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हो रहा था, तो केरल की जनसंख्या कम हो गई थी, लेकिन इधर हम लोगों के राज्यों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो आपको सीधे दिख रहा है कि राज्यों की जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगी तो वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि उनका वोट ज़्यादा महत्व रखेगा और इससे
राष्ट्रपति बनने में सहायता मिलेगी। तो वो उनसे नाराज थे, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि 1976 का ये है, 1976 में निर्णय लिया गया कि जब तक वहाँ पे 2000 तक, जब तक नई प्रकाशित जनसंख्या नहीं आ जाएगी, तब तक 1971 की जो जनसंख्या हुई थी उसी के आधार पर वही जनसंख्या ली जाएगी, सभी राज्यों के लिए वही जनसंख्या ली जाएगी। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जब 2001 में जनगणना हुई तो उसके बाद भी उन्होंने यही किया, उन्होंने यही कहा कि अब 2026 कर दिया था उन्होंने, या ऐसे ही कुछ किया है। अब लगभग 2030 तक तो वही चलने वाला है ट्रेंड। ये चीज़ हो गई। और दूसरा, सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू का कुल योग। पहले इसको निकालना चाहें, अगर मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या है, अभी इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए हम विधायक के वोट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या है? मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या आपकी 10,000 है, 10,000 कम हो जाएगा, मान लीजिए 10 लाख है। 10 लाख है और वहाँ पे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो मान लीजिए 200 है। इससे ये सीधे कटेगा, 5,000 और भागा 1,000, इसके यानी कि एक विधायक के वोट की वैल्यू जो आपकी आई है वो आ गई है 5। तो विधायक के एक वोट की वैल्यू 5 आ गई। अब मान लीजिए इस राज्य में 200 सीटें हैं, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 200 ही होगी। इन सब का योग करेंगे सभी राज्य। अब सांसद का जब निकालना होगा तब, तो सभी राज्यों के, जैसे किसी एक राज्य की वोट की वैल्यू ये है, किसी और राज्य में हो सकता है ज़्यादा हो, 8 हो। ये ज़्यादा होता है, 150 से एबव ही होता है। मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि 5 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे हो सकता है। तो उनका सांसद का जब निकालेंगे तो सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू का कुल योग अलग अलग योग करेंगे और फिर निर्वाचित सभी सांसद और उसके बाद